नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आधुनिक भारत के इतिहास की ये अगली श्रृंखला आपके बीच है। इसमें हम लोग किसान आंदोलन और किसान सभा की स्थापना से लेके और आगे जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, इन सभी टॉपिक के प्रश्नों को देखेंगे जो पूर्व के परीक्षाओं में आए हुए हैं और उनकी व्याख्या भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? तो आपका सही जवाब होगा बिजौलिया। आइए समझते हैं इस बिजौलिया आंदोलन को। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व सन 1913 में साधु सीताराम दास द्वारा किया गया और 1915 में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को ज्वाइन किया। ठीक है, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो वो 1913 में सीताराम दास ने किया था और 1915 में विजय सिंह पथिक इससे जुड़े थे। और जो ये चार विकल्प दिए हैं, इन विकल्पों में भारतवर्ष का जो सर्वप्रथम किसान आंदोलन है वो कौन सा आंदोलन है? बिजौलिया आंदोलन है। क्योंकि अन्य आंदोलन देखें तो जैसे चंपारण है 1917 में, बारदोली सत्याग्रह है 1928 में है। ठीक है, यानी कि पहले का सही आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? ठीक है, तो आपका क्या जवाब हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। कैसे? फरवरी 1928 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, यानी कि इससे कोई उनका संबंध नहीं था। यानी प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट एक स्वरूप था जो 1919 में, ठीक है, तो ये कहाँ का, ये नाई धोबी बंद जो सामाजिक बाइकाट हुआ था वो कहाँ के संदर्भ में हुआ था? तो आइए समझ लेते हैं इसको। वर्ष 1919 में अंतिम समय में किसानों का एक संगठित विद्रोह जो है वो खुलकर सामने आने लगा था। और अगर हम अवध के प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार, ये एक पहली घटना यहाँ पे आई। और उस समय झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह, इनकी उस समय महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुछ दिनों बाद इस आंदोलन में एक नए चेहरे की एंट्री होती है, उनका नाम है बाबा रामचंद्र। और बाबा रामचंद्र ने जब इस आंदोलन की बागडोर को संभाला, उसके बाद इस आंदोलन को और मजबूती मिली। बाबा रामचंद्र का एक परिचय यह है कि वह महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार के थे। और ये जान लीजिए कि बाबा रामचंद्र ने 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की भी स्थापना की थी। ठीक है, अब आइए इस प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है कि पहला कह रहा है कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। बिल्कुल सही बात है। हम लोग अभी इस प्रश्न की भूमिका में ही देख लिए हैं कि जो नाई धोबी बंद है वो कहाँ पे, वो 1919 में प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो वो अवध का क्षेत्र था। और अगर अवध में और पूछे जिला तो वो प्रतापगढ़ से संबंधित था। ठीक है, यानी चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए। उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित करना है। पहला नाम है सहजानंद सरस्वती जी का। सहजानंद सरस्वती जी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये सहजानंद सरस्वती जी बिहार प्रांतीय किसान सभा के संपादक थे। यानी कि जो बिहार में प्रांतीय किसान सभा थी उसके संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। और याद रखिएगा कि 1936 में लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका बाद में नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, इसकी अध्यक्षता भी स्वामी सहजानंद ने ही की थी। ठीक है, इसका मतलब इनका संबंध कहां से हो गया? बिहार से हो गया। यानी ए का तीसरे से मिलान हो जाएगा। अगला देखिए है खुदाई खिदमतगार। अब ये खुदाई खिदमतगार क्या है? तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती संगठन की स्थापना की, जिसने सबने अवज्ञा आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इससे आप कहां से संबंध कर देंगे? और ये जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है NWFP। ठीक है, यानी आप बी का संबंध चौथे से कर देंगे। अगला नाम है स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद की जो भूमिका है वो कहां से है? तो वो हैदराबाद से। ठीक है, और अगला है अब्दुल हमीद खान। इनका संबंध किससे है? तो ये दक्षिणी असम से है। ठीक है, इस प्रकार आप सुमेलित कर लेंगे। अगला देखिए, यहां बी ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो आपका सही जवाब होगा स्वामी सहजानंद। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक डिटेल चर्चा भी कर ली कि इन्होंने बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना भी की, 1936 के लखनऊ किसान सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो याद रखिए, पहले हम लोग एका आंदोलन को समझ लेते हैं। एका आंदोलन जो था वो 1921 से 22 के बीच में हुआ, और एक पिछड़ी जाति के नेता थे जिनका नाम था मदारी पासी, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसके जरिए क्या था, इसके जरिए जो अवध का इलाका था, यानी कि जो हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, ये जो इलाका था, इसमें किसानों की जो मुख्य शिकायत थी वो जमींदार द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज में लगान की वसूली की प्रथा को लेकर थी। यानी अगर एक लाइन में कहें तो इसमें दिक्कत यह थी कि किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल लिया जाता था। और इस आंदोलन की एक विशेषता समझिए कि इस आंदोलन ने सरकार को लगान देने से बंद नहीं किया, मतलब लगान देने से मना नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों ने अपनी मांग ये रखी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का जो नगद में रूपांतरण कर दिया जाए। ठीक है, ये उनकी मेन विशेष मांग थी। आइए अब प्रश्न को देखते हैं, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि यहां डी ऑप्शन में लिखा है कि लगान का नगद में परिवर्तन, ये एका आंदोलन का उद्देश्य था। और कब किया गया, ये 1921 से लेकर 22 में। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला 8वां प्रश्न देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी, 8 का ए होगा। अब देखिए, कह रहा है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो अभी हम लोगों ने इस पर भी चर्चा कर ली है कि जो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता थी वो सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। एक फैक्ट और यहां पे इंक्लूड कर लीजिए कि इसमें एक आंध्र में किसान आंदोलन का जो अगुवाई कर रहे थे उनका नाम था एनजी रंगा। उनको इस भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें इनको महासचिव चुना गया था। ठीक है, तो ये भी बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। और एक बात और एनजी रंगा साहब के बारे में जान लीजिए कि जो ये एनजी रंगा साहब थे, ये फैजपुर में जो कांग्रेस सत्र के साथ साथ जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा का जो दूसरा सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता एनजी रंगा जी ने की थी। यानी जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो दूसरा सत्र हुआ उसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने, और जो अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1936 में उसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 11 का सी जही हो जाएगा। और इस पहले अधिवेशन में महासचिव किसको बनाया गया था, तो एनजी रंगा साहब को बनाया गया था। ठीक है, ये पूरा एक होलिस्टिक वे में हम लोगों ने इसको देख लिया। अगला प्रश्न है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव किसे चुना गया था। अभी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, एनजी रंगा साहब को चुना गया। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो इसका सही जवाब होगा ए, उनकी मृत्यु के ठीक पहले। आपको मालूम है कि अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब हुआ, 1936 में, और स्वामी सहजानंद जी की मृत्यु जो है वो 1950 में हुई थी। इस प्रकार पहला ऑप्शन सही है कि उनकी मृत्यु के ठीक पहले इन्होंने इसका गठन कर दिया था। यानी 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। तो आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि जो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुई उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उसको संबोधित किया था। यानी प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ थे। तो आपका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद। यानी बिहार में राजेंद्र प्रसाद किसान आंदोलन के साथ थे, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे एक सूची दी हुई है, उसको मिलाना है। पहला है बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। और ये कब हुआ था, 1928 में हुआ था। और बारदोली पड़ता है कहां पे, तो ये सूरत में पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए भारतीय किसान संस्थान। तो भारतीय किसान संस्थान का संबंध किससे, एनजी रंगा साहब से है। ठीक है, अगला देखिए बंगाल प्रजा पार्टी। तो बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना 1929 में फजलुल हक जी ने की थी। ठीक है, तो यानी आपका 3 से संबंध हो जाएगा। और अगला देखिए बाकास्त संघर्ष। तो बाकास्त संघर्ष का संबंध किससे है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी से है। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बाकास्त, यानी कि बाकास्त का मतलब क्या है, स्वयं खेती की भूमि। ठीक है, इसके लिए संघर्ष किया था किसने, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, तो इस प्रकार अब आप सुमेलित कर लेंगे और आपका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला देखिए बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो अभी हम लोगों ने मैचिंग में पढ़ लिया है कि इसका नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और एक बात और याद रखिएगा कि जब बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सफलतापूर्वक इस आंदोलन को कंप्लीट किया, तो जो बारदोली की महिलाएं थी
उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। और कई जगह किताबों में यह दिया हुआ है कि बारदोली सत्याग्रह के बाद महिलाओं की ओर से गांधी जी ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। तो यहां सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था बारदोली सत्याग्रह 1928 का। अगला प्रश्न देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा, अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया, ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी द्वारा। और ये किसकी ओर से दी थी? तो ये बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने ये दिया था, यानी इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जो बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन थे, वो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना चाहते थे। यानी वो कहते थे कि जमींदारों को 1/3 दिया जाए और उनको 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए। यानी यहाँ पे प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आइए भूदान आंदोलन को थोड़ा समझ लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे द्वारा ये जो भूदान आंदोलन है, इसका प्रारंभ किया गया। अब प्रश्न उठता है कि किस वर्ष में किया गया? तो याद रखिएगा 18 अप्रैल 1951 को किया गया था। और ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है, गांव, जिसका नाम है पोचमपल्ली, वहां से ये भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और एक बात और यहां पे जान लीजिए कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने सक्रिय राजनीति को छोड़कर 1953 में भूदान आंदोलन से वो जुड़ गए थे, ठीक है। और एक बात और ये समझ लीजिए कि 1955 के अंत तक जो ये भूदान आंदोलन था, एक नया रूप धारण कर लिया, और वो नया रूप क्या था, ग्राम दान, ठीक है। यानी भूमि दान से ये ग्राम दान की तरफ बढ़ गया। और याद रखिएगा ये भी फैक्ट कि ग्राम दान आंदोलन की जो शुरुआत है वो उड़ीसा से हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों का कोरिलेशन यहां पे जरूरी था, ठीक है। तो इस पूरी बात को आप याद रखिएगा और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई किसके द्वारा? तो आपका सही जवाब होगा वीपी वाडिया द्वारा। यानी वीपी वाडिया द्वारा 1918 में एक मजदूर संघ की, प्रथम मजदूर संघ की स्थापना हुई और उसका नाम क्या था, मद्रास मजदूर संघ, ठीक है। और ये मद्रास मजदूर संघ जो था वो भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ था, ठीक है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, वीपी वाडिया, ठीक है, याद रखिएगा। और 1918 में हुआ था, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय, ठीक है। आइए जरा भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में समझ लेते हैं। ये जो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसको आप हिंदी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहेंगे, या इसको आप अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, AIJUC, ठीक है, AITUC, ठीक है, AITUC, ठीक है। अब इसके बारे में ये समझिए कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना MN जोशी साहब ने की थी, ठीक है। किसने की थी? MN जोशी साहब ने की थी। और कब की थी? 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की थी, ठीक है। और इसकी स्थापना का जो कारण था वो 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, ठीक है। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय, जो प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे, ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा थे, ठीक है। यानी कि एक बार मैं और इसको कोरिलेट कर दूं, अगर आपसे ये पूछेगा कि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो आपका सही जवाब होगा NM जोशी जी ने की। कब की थी? तो 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की। अगर ये पूछेगा कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। अगर उपाध्यक्ष पूछे तो जोसेफ बैप्टिस्टा हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और अगर महामंत्री पूछे तो दीवान चमनलाल बजाज हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और इसके बारे में जान लीजिए कि इस संगठन का जो पहला विभाजन है वो नागपुर अधिवेशन, यानी जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था, उस समय में इसका पहला विभाजन हुआ था 1929 में। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। ये भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पूरा होलिस्टिक अप्रोच था, ठीक है। यानी जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी हमने आपको बताया था ना कि 1929 में जो ये अखिल भारतीय
ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको आप इंग्लिश में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहेंगे, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और ये वही नागपुर अधिवेशन है जिसमें इस संगठन का प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य कौन भारतीय बना? यानी पूछ रहा है कि जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था उसका पहला भारतीय सदस्य कौन बना? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एम एन रॉय। ठीक है, यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब जरा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के थोड़े बैकग्राउंड को टच कर लेते हैं। जो ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है इसकी स्थापना मार्च 1919 में हुई। अब ये उठेगा कि किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी व्लादिमीर लेनिन के द्वारा, और रूसी पार्टी जिसको कहते हैं बोल्शेविक, ठीक है, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और एक बात और याद रखिए कि जो ये एम.एन. राय थे इनको लेनिन ने बुलाया था। ठीक है, और ये मास्को गए और वहां पर ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। ठीक है, ये थी पूरी कहानी, और इस प्रकार एम.एन. राय भारत कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य बने। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के लिए मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा एम.एन. राय। ठीक है, यानी आपका सही विकल्प क्या होगा? डी हो जाएगा। कह रहा है कि जो 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेता के विरुद्ध था? तो याद रखिएगा यही इसी प्रकार का प्रश्न अभी यूपी पीसीएस 2021 में पूछा भी गया था। तो ये जो कानपुर षड्यंत्र है इसको जरा समझ लीजिए। अभी हम लोगों ने पूर्व में भी इसकी चर्चा की थी पिछले वीडियो में। जो ये कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति थी, जो ये बढ़ रही थी, इसको रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र बनाया गया। क्या था कि कुछ कम्युनिस्टों के ऊपर मुकदमा लगा दिया गया और इसी मुकदमे को ही कानपुर षड्यंत्र कहा गया। अब ये घटना कब की है? तो ये 1924 की है। 1924 में कौन थे कम्युनिस्ट? जैसे एम.एन. राय थे, श्रीपाद अमृत डोंगे थे, मुजफ्फर अहमद थे, शौकत उस्मानी थे, गुलाम शौकत हुसैन थे, रामचरण लाल शर्मा थे, ठीक है, चेट्टियार साहब थे। इन लोगों के ऊपर कानपुर में मुकदमा लगाया गया। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि कानपुर षड्यंत्र के साथ साथ पेशावर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र का भी संबंध जो है इन साम्यवादी आंदोलन के साथ है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन से संबंधित है? तो साम्यवादी आंदोलन से, और इसके साथ साथ पेशावर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र भी साम्यवादी आंदोलन से संबंधित है। यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब सी हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की और जे रूजवेल्ट के सहानुभूति टिप्पणियां भी आई? तो याद रखिएगा कि ये जो 1929 से लेकर 33 के बीच में जो मेरठ षड्यंत्र हुआ, इसमें 33 श्रमिकों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया और इसकी पूरी गूंज पूरे विश्व में हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके कारण वो कौन था? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, यानी सी। और अभी हमने आपको जिक्र करके बताया था कि जो ये कानपुर षड्यंत्र है उसी के साथ साथ पेशावर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र भी साम्यवादी आंदोलन से संबंधित है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1936 से लेके 1929 के बीच में है। ठीक है, सॉरी 1926 से लेके 1939 के बीच में, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन 1940 में एम.एन. राय ने किया था, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, यहां एक नाम आपको दिख रहा है सचिंद्रनाथ सान्याल। तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक एक किताब लिखी थी। ठीक है, तो इसको भी कोरिलेट कर लीजिए। और 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना ये एम.एन. राय ने की थी, यानी 13 का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला चलते हैं, कह रहा है कि सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो ये जो दल था इसका नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ये जो क्रांतिकारी साम्यवादी दल था इसको आप इंग्लिश में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी कहेंगे। इसकी स्थापना 1934 में सौमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी और यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल यानी सीपीआई से टूटकर बनी थी। ठीक है, यह भी बात आप याद रखिएगा। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम लोग रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि अब चलिए इसको शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ? तो आइए जरा रॉलेट एक्ट को समझते हैं।
जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी उसको कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में एक कमेटी बनाई। और किसकी अध्यक्षता में बनाई? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में एक कमेटी बनाई। चूंकि सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे सेडिशन कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, सेडिशन कमेटी भी कहते हैं। अब देखिए, इसका उद्देश्य भी समझ गए कि जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको कुचलना था। और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मार्च 1919 में एक विधेयक पारित किया गया जिसका नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। क्यों? क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो कमेटी बनी थी वो सिडनी रॉलेट ने की थी, उनके नाम के आधार पर इसका नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट में ऐसा क्या था कि जिसका विरोध हुआ, और वो भी लिख रहा है सार्वजनिक रोष हुआ। तो याद रखिएगा, ये रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार ने मन चाहे ढंग से बिना किसी के ऊपर मुकदमा चलाए वो जेल में बंद रख सकती थी, केवल संदेह मात्र के आधार पर। यानी अगर उन्होंने किसी भी आंदोलनकारी को बंद करना हो तो वो केवल संदेह के आधार पर उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कायम करके और तुरंत रॉलेट एक्ट के तहत उनको बंद करने की शक्ति थी। और याद रखिएगा कि इसकी विरोध करने वालों ने इसको कहा कि ये बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। यानी प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी इन लोगों को मुकदमा चलाए बिना जेल भेजने के लिए अधिकृत थे। ठीक है, यानी पहले प्रश्न का सी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट लाने का प्रायोजन क्या था? अब देखिए, हम लोगों ने भूमिका सेट कर दी। अब देखिएगा, प्रश्न बहुत इजीली हो जाएंगे। रॉलेट एक्ट लाने का प्रायोजन क्या था? तो रॉलेट एक्ट लाने का कारण था कि जो राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको रोका जा सके। यानी दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मार्च 1919 में। ठीक है, यानी आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला देखिए, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। इसीलिए इसे कहा गया कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून है। यानी चौथे का सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर बनी थी, तो ये बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है कि सेडिशन कमेटी क्यों, क्योंकि सिडनी रॉलेट बने थे तो इसीलिए इसका नाम सेडिशन कमेटी, यानी पहला ऑप्शन सही है। कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करके इसको प्रयास किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और अगला है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए थे, तो ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि रॉलेट एक्ट मार्च 1919 से संबंधित है, जबकि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। ठीक है, यानी ये यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कथन 1 और कथन 2 सही है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वो 1916 से लेकर 1921 था। और ये जो रॉलेट एक्ट था ये मार्च 1919 की घटना है, यानी किसके समय में हुई? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था क्या? कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। यानी कि जो क्रांतिकारी है या कोई विरोध है तो वो तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, कि हम उसमें भाग लें, और उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर इस रॉलेट एक्ट के तहत अंकुश लगाने का प्रयास था। यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो आपका सही जवाब होगा रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, अब रॉलेट सत्याग्रह पहला साहसिक कदम है। ठीक है, अब क्यों पहला साहसिक कदम कहा जा रहा है? क्योंकि जो इसके पूर्व में जो चंपारण हुए या खेड़ा आंदोलन हुआ या जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, ये एक क्षेत्र विशेष से संबंधित थे, जबकि ये जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह है ये एक अखिल भारतीय लेवल पर इसका प्रभाव था। तो इसलिए यह कहा गया कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो वो रॉलेट सत्याग्रह था। और गांधी जी ने इसका प्रारंभ कब किया था? तो वो 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया था। ये भी बात याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो आपका सही जवाब होगा स्वामी श्रद्धानंद ने। यानी स्वामी श्रद्धानंद जी ने यह सुझाव दिया कि रॉलेट एक्ट के विरोध में हम लोगों को अंग्रेजों को लगान ही देना बंद कर देना चाहिए। यानी इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं? तो इसको सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहते हैं। द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट का बनना। यानी अभी हमने आपको बताया कि रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ और इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 में देश भर में एक हड़ताल की घोषणा की। और ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, ये अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें एक शांतिपूर्ण सभा में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। यानी कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पूर्व कौन सी घटना आ रही है? रॉलेट एक्ट। वहीं अगर असहयोग आंदोलन को देखें तो ये 1920 से संबंधित है। सांप्रदायिक अवार्ड की बात करें तो 1932 में, यानी ये वही है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए और खाली आता है, उसके बाद ये आया था, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी, जिसके विरोध में गांधी जी यरवदा जेल में बैठे और उसके बाद अंबेडकर जी के साथ उनकी संधि हुई। ये आपने पूर्व में भी पढ़ा है, ठीक है, और आगे भी इसको आप देखेंगे। अगला है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में आया था। यानी इस प्रकार हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग के तुरंत पूर्व की घटना है। पूर्व का मतलब ठीक पहले, यानी बी ऑप्शन। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला करा कि जालियांवाला बाग नरसंहार गांधी जी सत्याग्रह से संबंधित थे, तो सीधी सी बात है कि रॉलेट सत्याग्रह से, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पे। अगला है कि जनरल ओ डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो अभी हमने इसका जिक्र कर दिया आपको कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में, यानी कि जो वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में ये हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी के विरोध में, मैंने इनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे, ठीक है। और आपको ये बता दूं कि ये रॉलेट एक्ट के विरोध में इन लोगों ने विरोध किया था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने, तो इनको उठा के बंद कर दिया गया और इनको छुड़ाने की मांग को लेकर जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए, ठीक है, और उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। इसी घटना को जालियांवाला बाग घटना कहा जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। और एक बात और याद रखिएगा कि इसी घटना को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइट यानी सर की उपाधि वापस कर दी थी, नाइट या सर की उपाधि वापस कर दी। और इसके साथ साथ एक और बात याद रखिएगा कि जो एक नाम आता है शंकर नायर का, शंकरन नारायण का, ये जो शंकरन नायर थे, ये भारत के वायसराय कार्यकारिणी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यानी कि शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा इसी कांड के विरोध में दिया था। यानी इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। करा कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी ऑनर भारत सरकार को वापस किया, किसने किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग की थी, किसके विरोध में त्याग की? तो अभी हमने इसके एक सीरियल में आपको ये चीज स्पष्ट कर दी थी कि जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की वापस की थी, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला है कि नीचे दिए गए कथनों में एक दूसरे से कोरिलेट करिए। कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, ये बिल्कुल सही है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये कह रहा है कि ये पहले कथन का कारण है, नहीं। पहले कथन का कारण यह है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, यानी यहां पर ए सही है और आर गलत है, ठीक है। यानी आपका जवाब सी सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अगला कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शंकरन नायर, ठीक है। क्या है? शंकरन नायर, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि वापस की थी? तो अभी हमने जिक्र किया था कि नाइट या सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला कह रहा है कि इनके क्रम को व्यवस्थित कर दीजिए। तो देखिए इनका क्रम क्या है। जो डॉक्टर सत्यपाल और किचलू थे, इनको कब बंद किया गया? 9 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने इनको गिरफ्तार किया और उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ, यानी 9 को उनको गिरफ्तार किया, 13 अप्रैल को यह घटना घट गई। और दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन हुआ था, यानी ये 1919 को ही कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। यानी 1919 में बता रहा है कि मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ। अगला देखिए, यानी कि आपका सही मिलान क्या हो जाएगा? 2, 1 और 3,
यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला दिया है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी और उनसे कहा गया था कि आप इस पर बताइए कि ये क्या इसमें हुआ। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि इस दुर्घटना में सरकार का कोई दोष नहीं था। ठीक है, ये एक भूल हो गई थी। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब होगा बी। यानी याद रखिएगा कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड थी उसके बाद जो आयोग बना था वो था हंटर आयोग। ठीक है, यानी 30 का बी होगा। अगला करा कि जालियांवाले बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मार डाला, तो आपका सही जवाब होगा ऊधम सिंह ने। याद रखिएगा 13 मार्च 1940 को बंगाल का पंजाब का एक क्रांतिकारी नेता था, उसका नाम था ऊधम सिंह। उसने जालियांवाले बाग नरसंहार में बदला लेने के लिए एक हत्याकांड कराया जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर का था। और ये कहाँ हत्या हुई, तो ये लंदन में हुई। ठीक है, और जिसके बाद इनको पकड़ा गया और इनको मृत्युदंड दे दिया गया। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करें कि जालियांवाले बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने के लिए का कार्य किसको सौंपा गया, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये गांधी जी को सौंपा गया। ठीक है, किसको सौंपा गया, गांधी जी को, यानी आपका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 1919 में जघन्य जालियांवाले बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड ही था। यानी कि जो भारत का जब वायसराय था चेम्सफोर्ड, वो कब से कब तक था, 1916 से लेकर 21 तक। यानी इसी के समय में रॉलेट एक्ट भी आया 1919 में, इसी के समय में भारत सरकार अधिनियम भी आया 1919 में, और इसी के समय में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बिल आया था। ठीक है, यानी इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर चेम्सफोर्ड को एक मोटा मोटा इसके बारे में जानकारी रख ली जो आमतौर पर होनी चाहिए। और अगला प्रश्न देखिए, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था, तो आपका सही जवाब होगा जालियांवाले बाग हत्याकांड या जालियांवाले बाग नरसंहार को। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, जो दीनबंधु एंड्रयूज के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो गांधी जी के काफी करीबी पत्रकार थे, उन्होंने इस हत्याकांड को बताया कि ये जानबूझकर किया गया एक क्रूर हत्या था। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि जालियांवाले बाग नरसंहार। ठीक है, अगला देखिए, कह निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जालियांवाले बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब दी रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रॉलेट एक्ट के कारण जो सार्वजनिक रोष की लहर हुई, फलस्वरूप जालियांवाले बाग में ब्रिटिश द्वारा जो है जनसंहार की घटना की गई। यानी प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा, दी रॉलेट एक्ट। ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, और आज के सेशन का ये यहीं पे समापन है। अगला हम लोग इसमें खिलाफत आंदोलन देखेंगे। इसी प्रकार से आगे हम लोग टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। अब बहुत जल्द ही हम लोग भारत के आधुनिक इतिहास के इस टेस्ट सीरीज को समाप्त करेंगे। निश्चित तौर पर प्रश्नों को यदि आपने 360 डिग्री में किया है, जितना हमने आपको बताया, आपका प्रश्न सही होगा। ठीक है, उसमें आपको मानवीय भूल नहीं करनी है। दूसरी बात कि आपको प्रेशर नहीं लेना है, वो परीक्षा के समय में इस पर एक संक्षिप्त चर्चा कर ली जाएगी। आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कर दिया करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।